Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. आज हम अगर दबे कुचले लोगों की बात करते हैं, एगैलिटेरियनिज्म की बात करते हैं या फिर इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो दो नाम सामने आते हैं, एक B.R. अम्बेडकर का और दूसरा राम मनोहर लोहिया का। लोहिया आज के टाइम पे फादर ऑफ एंटी कांग्रेसिज्म माने जाते हैं, लीडर ऑफ कॉलिशन पॉलिटिक्स माने जाते हैं। वो कितना एंटी कांग्रेस थे और कितना विश्वास रखते थे कॉलिशन पॉलिटिक्स में वो भी जानेंगे। किसी स्कॉलर ने कहा है कि लोहिया ने अपनी लाइफ में 3 ऐसे पाप किए हैं जिसके लिए उन्हें अपनी राजनीतिक ज़िंदगी में हर्जाना भरना पड़ा। वो 3 पाप कौन से थे और किस स्कॉलर ने कहा वो भी जानेंगे। इसके साथ उनके इंपॉर्टेंट आइडियाज़ जैसे कि न्यू सोशलिज्म, चौखुम मॉडल और सप्त क्रांति के आइडियाज़ को भी समझने की कोशिश है। उनकी लाइफ से लोहिया का जन्म होता है 1910 अकबरपुर फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी में। उनकी फैमिली एक मर्चेंट्स की फैमिली थी। 2 साल के थे उनकी माता की डेथ हो जाती है और उनके पिता हीरालाल ही उन्हें पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। उनके फादर बाय प्रोफेशन एक टीचर थे, फ्रीडम फाइटर थे और गांधी जी के फॉलोअर थे। लोहिया की पर्सनैलिटी पर अगर सबसे ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस किया है अपनी अर्ली एज में तो उनके फादर ने ही किया है। उनके फादर की नेशनलिस्ट और टीचिंग बैकग्राउंड लोहिया को 2 तरीक़ों से इम्पैक्ट करती है। एक तो ये कि उनको एक छोटी उम्र में ही इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ रुचि बढ़नी शुरू हो गई थी उनके फादर की एक्टिविटीज़ की वजह से। सेकंड ये उनका जो टीचिंग बैकग्राउंड थी उनके फादर की, तो उसकी वजह से उन्हें इंस्पायर किया गया कि वो एजुकेशन कैरियर को सीरियस ले। तो अगर उनके एजुकेशन कैरियर की आपको ब्रीफली जानकारी दूँ, लोहिया 1918 में अपने फादर के साथ बॉम्बे मूव करते हैं और वहाँ पर हाई स्कूल की स्टडी करते हैं। इसके बाद वो अपनी BA की डिग्री कंप्लीट करते हैं विद्यासागर कॉलेज कोलकाता 1929 में, और 1932 में अपनी PhD डिग्री के लिए वो बर्लिन यूनिवर्सिटी जाते हैं। वहाँ पर वो अपने डॉक्टोरल थीसिस यानी रिसर्च करते हैं साल्ट एंड सत्याग्रह पर। लोहिया अपनी पढ़ाई ख़त्म करके बर्लिन से 1934 में इंडिया वापस आते हैं और जब बर्लिन में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो लोहिया वहीं पर इंटरेस्ट गेन करने लगते हैं कि इंडिया के दूसरे वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है, इंडिया की क्या पोजीशन है दूसरे वर्ल्ड को लेकर, दूसरी कंट्रीज़ को लेकर। यहाँ तक कि लोहिया जो है लीग ऑफ नेशन की प्रोसीडिंग्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं 1930s के टाइम पर, और इसी की वजह से इंटरनेशनलिज्म में उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगता है। जब इंडिया वापस आते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। 1934 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है तो लोहिया उसे ज्वाइन करते हैं, उनके लीडर्स को ज्वाइन करते हैं और एडिटर बनते हैं। तब कांग्रेस सोशलिस्ट जो वीकली एक जर्नल आता था उसके एडिटर बनते हैं। 1936 में जवाहरलाल नेहरू उनके इंटरनेशनलिज्म में इंटरेस्ट देखते हुए और उनको एक्सपीरियंस होने की वजह से इंटरनेशनल लीग ऑफ नेशन की प्रोसीडिंग्स में जानकारी होने की वजह से उन्हें फर्स्ट सेक्रेटरी बनाया जाता है जब कांग्रेस अपना फॉरेन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करती है। सो लोहिया फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ द कांग्रेस बनते हैं। 1940 में लोहिया को अरेस्ट किया जाता है उनकी एंटी वार स्पीचेस को लेकर। वर्ल्ड वार सेकंड चल रही थी और वो अगेंस्ट थे कि वर्ल्ड वार सेकंड में किसी तरह की भी इंडियन की तरफ से ब्रिटिश को हेल्प मिलनी चाहिए, पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए। तो लोहिया उसके अगेंस्ट बहुत सारी वार में स्पीचेस देते थे। उनकी एंटी वार की स्पीचेस की वजह से उन्हें अरेस्ट किया जाता है 1940 में। 1942 में वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही होती है और वो रेगुलरली कांग्रेस रेडियो को ब्रॉडकास्ट करते हैं। लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कई तरह की न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं, जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। मई 1944 में ब्रिटिशर उन्हें कैप्चर करते हैं और लाहौर फोर्ट में लेकर उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया जाता है विद अदर प्रिजनर्स। लोहिया सिर्फ ब्रिटिशर के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे थे, गोवा में पोर्टुगल के अगेंस्ट भी उनकी लड़ाई को आज भी याद किया जाता है। 1946 में उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी मूवमेंट लीड की थी। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद लोहिया 1948 में जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के साथ डिसएग्रीमेंट होने पर कई इश्यूज़ को लेकर वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ देते हैं और 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर बनते हैं। लोहिया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो एक नई पार्टी थी उसके मेथड से, उनकी एक्टिविटी से इतना ज़्यादा खुश नहीं थे, तो इसलिए उसको भी छोड़कर लोहिया एक अपनी पार्टी बनाते हैं जिसको सोशलिस्ट पार्टी लोहिया कहा जाता था।
लोहिया बाद में मैनकाइंड जर्नल के एडिटर भी बनते हैं और जब 1962 के जनरल इलेक्शन होते हैं तो वो नेहरू से हार जाते हैं फुलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। लोहिया फाइनली 1963 में पार्लियामेंट में एंटर करते हैं थ्रू बाई इलेक्शन। फरुखाबाद की सीट से वो बाई इलेक्शन लड़ते हैं और वहाँ से जीत जाते हैं। इसके बाद 1965 में जो उनकी खुद की सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसे सोशलिस्ट पार्टी लोहिया के नाम से जाना जाता था, उसको मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ। सो हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो सोशलिस्ट पार्टीज़ थी उस टाइम पर, तो उसमें कई मर्ज हो रहे थे, स्प्लिट हो रहे थे, फिर रीमर्ज कर रहे थे, तो पार्टी बनती टूटती किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल रही थी कई बार में। ये सोशलिस्ट पार्टीज़ की वीकनेस रही है उस टाइम पर। लोहिया फिर से 1967 में लोकसभा के जनरल इलेक्शन लड़ते हैं। इस बार वो अपने बलबूते पर इसको जीतते हैं कन्नौज से, यानी बाई इलेक्शन नहीं, पूरे इलेक्शन वो खुद जीतते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ही महीनों के बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब हम लोहिया के कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थॉट्स को, उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जितनी आसान भाषा में उसे समझ सकते हैं समझेंगे। लोहिया के जो मेन वर्क्स है यानी मेन राइटिंग्स है, उनकी लिस्ट आपके सामने है। तो 4 उनके ये मेन वर्क्स आपने याद रखने हैं, जहाँ इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लोहिया के कैपिटलिज्म के क्रिटिक को। लोहिया मानते थे कि इंडिविजुअल के जो राइट्स दिए जाते हैं, जिसमें खास करके प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट दिया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल कुछ भी कमाता है, खाता है, तो उस पे ही अपना अधिकार जमाता है, दूसरे को अपनी कमाई हुई कोई भी प्रॉपर्टी से राइटफुली शेयर देने को तैयार नहीं है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं है। इसी राइट की वजह से और इसी फिलॉसफी की वजह से ही सोसाइटी में जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है। अमीर अमीर बनते जाते हैं, गरीब गरीब बनते जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास सारा प्रॉफिट्स जाता है, जिनके पास सारी वेल्थ जाने लगती है, और दूसरे लोग उस वेल्थ से, उस बेनिफिट से डिप्राइव हो जाते हैं। लोहिया कहते हैं कि इसकी वजह से, ऐसी फ़िलॉसफी की वजह से, ऐसी सिस्टम की वजह से हम मार्केट फोर्सेस में मोनोपोली इस्टेब्लिश करने लगते हैं। कुछ ही कंपनीज़ होती हैं, कुछ ही ऐसे एलीट्स होते हैं, कुछ ही ऐसी कैपिटलिस्ट क्लास होती है जो ग्रो होती जाती है। बाकी जो लोग हैं वो इतना ग्रो नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि वो मोनोपोली इस्टेब्लिश करते हैं। अगर कोई भी स्मॉल प्लेयर मार्केट में आता है तो उसको अकोमोडेट कर लिया जाता है, अपने साथ मर्ज कर लिया जाता है, उसको ख़रीद लिया जाता है ताकि हमारी मोनोपोली किसी तरह से इस्टेब्लिश हो सके। तो इसकी वजह से जो पैसा है, जो वेल्थ है सोसाइटी की, वो चंद लोगों के पास ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाती है, ड्रेन होनी शुरू हो जाती है, उनके पास अकोमोलेट होनी शुरू हो जाती है, इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो लोहिया ये कहते हैं कि ये कोई फेयर प्ले नहीं है। ये मार्केट में जो कैपिटलिज्म कंपटीशन के रूल की बात करता है, ये कोई फेयर प्ले नहीं है। इसकी वजह से सोसाइटी में इतनी एनग्रेव इनक्वालिटी बनती है, इतनी असमानता बनती है कि किसी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए शेल्टर यानी उसका मकान भी नहीं है, और कुछ लोगों के पास इतनी वेल्थ आ जाती है कि वो कुछ भी दुनिया में ख़रीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक फेयर प्ले नहीं है। तो लोहिया कहते हैं कि इसकी वजह से सोसाइटी में जो फ्रीडम और लिबर्टीज़ है उनको खतरा है। तो हमें इस कैपिटलिज्म से अवेयर रहना होगा, हमें इस कैपिटलिज्म की फ़िलॉसफी से अवेयर रहना होगा। इसलिए हमें यह भी जानना होगा कि इसका जो अल्टरनेटिव हमें दिया जाता है, जो कि यूरोपियन सोशलिज्म है, वो भी इंडियन सोसाइटी के लिए बेटर नहीं है। इंडिया कंट्री के लिए यूरोपियन सोशलिज्म किसी तरह का सल्यूशन नहीं है। इंडिया में बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है जिनको हम यूरोपियन सोशलिज्म से नहीं हल कर सकते। तो इंडिया को अपना एक सोशलिज्म डेवलप करना होगा, हमें एक ऐसा सोशलिज्म डेवलप करना होगा जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठता है। इसलिए लोहिया कहते हैं कि यूरोपियन सोशलिज्म जो है, देखिए वो आता है ग्रेजुअल, आता है कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, आता है डिस्ट्रीब्यूटिव वे में, आता है धीरे धीरे आता है। वो उनकी धरती में इवॉल्व हुआ एक सिस्टम है। लेकिन जो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ हैं, जो यूरोप से बाहर कंट्रीज़ है, वहाँ सोशलिज्म जो लेकर आया जा रहा है बाय कम्युनिस्ट या बाय सोशलिस्ट पार्टीज़, वो रेवोल्यूशनरी वे से लेकर आना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वे से लेना चाहते हैं, और वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है लॉ को ब्रेक कर लेकर आना चाहते हैं।
वो सोसाइटी में अगर किसी तरह की उथल पुथल भी हो जाए तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस सोशलिज़म को इम्पोज करना चाहते हैं जो यूरोप का सोशलिज़म है। लोहिया इस चीज़ के लिए लड़ते हैं, इस चीज़ के लिए वो अगेंस्ट है इस चीज़ के लिए। तो लोहिया कहते हैं डेवलपिंग सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, उनको एक अपना ही सोशलिज़म शुरू करना होगा जिसे वो कहते हैं न्यू सोशलिज़म। हमें एक नया सोशलिज़म चाहिए इंडिया के लिए भी और डेवलपिंग सोसाइटीज़ के लिए भी। तो समझते हैं लोहिया के सोशलिज़म की, जो वो नए सोशलिज़म की बात कर रहे हैं उस सोशलिज़म में ऐसा नया क्या है। लोहिया अपने सोशलिज़म के आइडिया को टाइम टू टाइम डेवलप करते रहते हैं, यानी चेंज करते रहते हैं, उसमें नई चीज़ें ऐड करते रहते हैं, जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती उसको वो डिलीट भी करते रहते हैं। तो लोहिया की जो फेमस प्रेसिडेंशियल स्पीच है जो उन्होंने पंचमढ़ी कन्वेंशन 1952 में दी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उस स्पीच का जो टाइटल है डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन ऑफ सोशलिज़म। उस स्पीच में लोहिया कहते हैं कि सोशलिज़म अभी तक जी कैसे रहा है। सोशलिज़म जी रहा है कैपिटलिज़म और कम्युनिज़म से लिए हुए उधार सांसों पर। उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है, अपनी कोई ख़ास आइडियोलॉजी नहीं है, वो तो बोरोड ब्रेथ में जी रहा है। इसलिए वो कहते हैं सोशलिज़म को अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी डेवलप करनी होगी अगर उसने थ्राइव करना है, जीते रहना है सोसाइटी में। तो ये उधार के लिए हुए जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म से सांसें हैं वो लेनी बंद कर देनी चाहिए, खुद जीना होगा। तो इस पर्पस के लिए इंडिया के कंटेक्स्ट में लोहिया ये कहते हैं कि हम कुछ गांधीज़म के एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सोशलिज़म में। तो एक सत्याग्रह का एलिमेंट वो कहते हैं इसमें ऐड करना चाहिए, नॉन वायलेंस जैसा जो आइडिया है, सत्याग्रह की जो टेक्निक्स है गांधी की वो लोहिया ने देखी है काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। लोहिया इसके साथ गांधी की जो एंड एंड मीन्स की थ्योरी है उसमें भी वो विश्वास दिखाते हैं कि अगर हमने जो एंड अचीव करना है, किसी पर्पस को अचीव करना है, तो उसके लिए जो मीन्स होने चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए सिर्फ एंड ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उस एंड तक कैसे पहुँचे हैं उस मीन्स पर भी हमें जोर देना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं अगर हम सोशलिज़म लेकर आना चाहते हैं तो हम वायलेंट वे में लेकर आए, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ सोशलिज़म को लेकर आना है। तो ये सोशलिज़म अगर एंड है लेकिन अगर इसका मीन्स वायलेंट वे से है तो ये गलत है। हमारा मेथड नॉन वायलेंट होना चाहिए, मेथड भी जो है वो भी ठीक होना चाहिए। ये लोहिया इस फिलॉसफी में गांधी की बिलीव करते थे। लोहिया ये भी बिलीव करते थे कि इंडिया में यस स्मॉल मशीन बेस्ड इकॉनमी चाहिए, बड़ी बड़ी हमें इंडस्ट्रीज़ को लेकर आना नहीं चाहिए। इंडिया को पहले खुद को डेवलप करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल मशीन। लोहिया इसके साथ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के आइडिया में भी बिलीव करते थे। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के आइडिया हम उनके चौखुम मॉडल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ लोहिया से अगर ये सवाल किया जाए कि गांधीज़म के एलिमेंट्स ही क्यों, कोई और फिलॉसफी क्यों नहीं, कांग्रेस के एलिमेंट क्यों नहीं, कांग्रेस का भी तो अपना एक सोशलिज्म था, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाला सोशलिज्म था, उसको क्यों नहीं आपने अडॉप्ट किया। तो लोहिया इसके जवाब में आंसर देते हैं कि गांधी के जो प्रिंसिपल है सोशलिस्ट फिलॉसफी में वो इंडियन सिचुएशन को लेकर काफ़ी प्रैक्टिकल भी हैं और लोगों ने उनको यूज़ करना भी शुरू कर दिया है, लोगों ने उन्हें इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है। लोग नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस जैसी बातों को समझने लगे हैं। और कांग्रेस के सोशलिज्म को हम इसलिए नहीं अडॉप्ट कर सकते अपनी आइडियोलॉजी में, या सोशलिज्म कांग्रेस का इसलिए ठीक नहीं है। यहाँ पर लोहिया एक अपना विचार देते हैं। वो ये कहते हैं कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ इक्विडिस्टेंट थ्योरी से। इक्विडिस्टेंट थ्योरी क्या है लोहिया के लिए? इसका मतलब है कि हर एक से एक जैसी दूरी बनाकर रखना। ये नहीं है कि किसी से बहुत ज़्यादा दूरी बना लेना, किसी की विचारधारा और फिलॉसफी से पूरी तरह नफरत ही करने लगना, ये नहीं है मतलब। लोहिया ये कहते हैं कि हमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट से एक तरह से एक समान रूप से दूरी बनाने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मान भी लिया और जो वो कह रहे हैं उनको क्रिटिकली एनालिसिस भी नहीं किया। ठीक है, तो उनमें अगर कुछ अच्छा है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, जो बुरा है उसको हम निगेट कर दे, निगलेक्ट करना चाहिए। तो लोहिया इस तरह से सोशलिज्म के नोशन को डेवलप करना चाहते थे, जो स्मॉल मशीन बेस्ड हो, जिसमें कोऑपरेटिव लेबर हो, जिसमें विलेज गवर्नमेंट हो, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो। बेसिकली गांधी के आइडिया से ही
जो डेवलप हुए आइडियाज़ हैं उसी को सोशलिज़म में ऐड करना चाहते हैं लोहिया। तो लोहिया सोशलिज़म के आइडिया को डेवलप करते करते फाइनली 1959 में अपने न्यू सोशलिज़म कंसेप्ट के साथ आते हैं। लोहिया इसमें ये बताते हैं कि देयर आर 6 बेसिक एलिमेंट्स जो न्यू सोशलिज़म में होने चाहिए। वो 6 एलिमेंट्स क्या थे? उसमें पहला एलिमेंट ये है या पहला फीचर ये है कि एगैलिटेरियन स्टैंडर्ड होने चाहिए इनकम और एक्सपेंडिचर में। मतलब हम जो खर्च कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, तो उसमें अमीर और गरीब में जो स्टैंडर्ड्स है वो उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई अमीर कुछ भी बाय कर सकता है और गरीब जो है वो उसके पास कोई बाइंग पावर ही ना हो, कुछ खरीद ही ना सके, क्योंकि उसके पास जो इनकम सोर्सेज है, जो इनकम है वही बहुत कम है। तो ये जो गैप है इसको सोसाइटी में रिमूव करने की ज़रूरत है। ये न्यू सोशलिज़म का एम होगा, या कह लो फर्स्ट फीचर होगा। सेकंड होगा कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाना होगा। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाना होगा रीजन लेवल पर भी, इंडिविजुअल लेवल पर भी, कॉरपोरेट लेवल पर भी। तो जो स्टेट्स है वो भी एक दूसरे पर डिपेंड लेकर काम करें और जो इंडिविजुअल है वो भी एक दूसरे पर डिपेंड लेकर काम करे। तो उन्हें समझ आना चाहिए कि हमें एक दूसरे के इंटरेस्ट को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का नुकसान करते हैं तो उसकी वजह से हमारा भी नुकसान होगा। ये इंटरडिपेंडेंस की जो थ्योरी है, जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी, इसमें लोहिया बिलीव करते थे। लोहिया ये भी कहते हैं कि एक वर्ल्ड पार्लियामेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करना होगा अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर। सोशलिज्म की विचारधारा कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जो लोहिया कहते थे कि सिर्फ किसी एक कंट्री में, किसी एक स्पेसिफिक जगह पर ही लागू की जाए, या किसी एक कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड पर इसे अप्लाई करने की ज़रूरत है, जिसके लिए वर्ल्ड पार्लियामेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लोहिया ये भी मानते हैं कि इसमें फोर्थ एलिमेंट ये है, इसमें डेमोक्रेटिक फ्रीडम दी जाए, जैसे राइट टू प्राइवेट लाइफ जैसे एलिमेंट भी इसमें ऐड किए जाए। गांधीयन टेक्निक जैसे इंडिविजुअल या कलेक्टिव सिविल डिसओबीडियंस को भी इसमें यूज़ किया जाए। इंडिविजुअल लेवल पर यह है कि अगर किसी इंडिविजुअल को कोई ग्रीवेंसेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपनी मर्जी से ही उस लॉ के अगेंस्ट जा सकता है, उस लॉ को डिसओबे कर सकता है अगर उसे वो लॉ अनजस्ट लगता है। और अगर सोसाइटी को कोई लॉ अनजस्ट लगता है तो उसमें हम कलेक्टिव इकट्ठे मिलकर सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट को रेस कर सकते हैं अगेंस्ट दैट लॉ एंड अगेंस्ट उसके जिसने ये लॉ को बनाया है। लोहिया इसके साथ सिक्स्थ और फाइनल एलिमेंट देते हैं न्यू सोशलिज्म का, जिसमें वो कॉमन मैन यानी आम इंसान को डिग्निटी मिलनी चाहिए, उसको कुछ राइट्स मिलने चाहिए। सारे प्रिविलेजेस, राइट या डिग्निटी के अधिकार सिर्फ एलीट को नहीं होने चाहिए, समाज का जो विशिष्ट वर्ग है सिर्फ उसे नहीं होने चाहिए। अब हम समझते हैं लोहिया के चौखुंब मॉडल को, यानी 4 पिलर स्टेट को। तो वो कौन से 4 पिलर थे? लोहिया कहते हैं स्टेट को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, एक विलेज लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक प्रोविंस यानी स्टेट लेवल पर और सेंटर लेवल पर। लोहिया कहते हैं कि इंडिया की जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंटर और स्टेट की ये जो बाइनरी है, 2 टायर सिस्टम है, उसको रिजेक्ट करते हैं। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। लोहिया इसके अल्टरनेटिव में चौखुंब मॉडल देते हैं और कहते हैं इंडिया की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ही यही है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो स्टेट के 4 पिलर है या 4 एलिमेंट्स है, ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। इंडिपेंडेंटली काम करने का मतलब ये है कि इन सब के पास सोवरन पावर होगी अपने आप में। सोवरन पावर किस चीज़ की? कि यानी इनका एक अपना लेजिस्लेचर होगा, इनका एक अपना एग्जेक्टिव होगा, अपनी विधानसभा होगी और अपनी कार्यपालिका होगी। इसका मतलब ये है कि अभी तक सेंटर की एक लेजिस्लेचर होता है जिसे पार्लियामेंट कहते हैं और एक स्टेट का लेजिस्लेचर होता है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो विलेज का, डिस्ट्रिक्ट का भी होगा। इस जो 4 लेवल या 4 पिलर थ्योरी में लोहिया कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में और विलेज लेवल पर भी लेजिस्लेटिव पावर होनी चाहिए, उनको भी कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से कोई कानून बन के आता है, वो सिर्फ लागू ही कर सकते हैं। जैसे पंचायत सिस्टम में देखते हैं कि उनके पास सिर्फ कार्यपालिका की पावर है, कोई लॉ उनके पास बनकर आता है तो वो उसे इम्प्लीमेंट ही करते हैं, लॉ बनाने की पावर नहीं है। दे आर नॉट द लीगल बॉडीज़, लॉ मेकिंग बॉडीज़ नहीं है। हमें उनको लेजिस्लेटिव पावर भी देनी होगी, हमें उनको वो शक्ति भी देनी होगी जो स्टेट और सेंटर में ही अभी तक मिली है। तो लोहिया ये कहते हैं इस 4 पिलर स्टेट में डिवीज़न ऑफ पावर का आइडिया होगा और इस स्टेट को हम
गांधीयन आइडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट विलेज का, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांधी का जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज का आइडिया है उसमें यह है कि एक विलेज है जो अपनी इकॉनमी को, पॉलिटी को, सोसाइटी को खुद देख रहा है, ठीक है, वो इतना प्रोड्यूस कर रहा है जितना उसके मेंबर्स को ज़रूरत है, तो इसी हिसाब से वो अपना खुद का गुजारा खुद कर रहा है। यही सेल्फ सफिशिएंट विलेज का आइडिया है। लोहिया कहते हैं नहीं, ह्यूमन नीड्स बढ़ रही हैं और लोगों की डिज़ायर बढ़ रही हैं, उनकी नीड्स बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, तो इसके लिए कोई भी विलेज जो है वो डिमांड्स को प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल नहीं कर सकता। इसके लिए विलेज को डिपेंड रहना होगा दूसरे विलेज पर, उनके साथ एक क्लोज रिलेशनशिप बनानी होगी दूसरे विलेज के साथ, और सिर्फ विलेज के साथ नहीं, पूरे वर्ल्ड के साथ उनको किसी तरह से कनेक्ट करना होगा। लोहिया कहते थे कि 5th पिलर भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं स्टेट में, और वो 5th पिलर होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट का, क्योंकि लोहिया खुद इंटरनेशनलिज्म में काफ़ी इंटरेस्ट शो करते हैं, इसलिए हम बार बार उनकी थ्योरी में वर्ल्ड पार्लियामेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसे आइडिया को हम बार बार देखेंगे। इसके बाद लोहिया का इम्पोर्टेंट आइडिया आता है सप्त क्रांति का, जिसे 7 रेवोल्यूशन भी कहते हैं। वो कहते हैं इंडिया में चाओखुम मॉडल के साथ ये 7 रेवोल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रेवोल्यूशन की वजह से, इस क्रांति की वजह से ही हम इंडियन सोशल सिस्टम में, इंडिया के जो सामाजिक सिस्टम है उसमें बदलाव लेकर आ सकते हैं। वो 7 रेवोल्यूशन कौन सी है उनको क्विकली समझ लेते हैं। मैन एंड वुमेन में इक्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या रेस बेस्ड इक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। लोहिया इस चीज़ के अगेंस्ट थे, और लोहिया ये भी कहते थे कि कास्ट की डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए। एक रेवोल्यूशन ये आनी चाहिए कि इंडिया में कास्ट सिस्टम जो है, जो वर्ण सिस्टम है, जो डिस्क्रिमिनेट करता है, वो ख़त्म होना चाहिए। लोहिया फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट थे। फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट होने का मतलब ये है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहर कंट्री, कोई भी बाहर ताकत जो है वो इंडिया को किसी तरह से प्रभाव ना कर पा सके, इन्फ्लुएंस ना कर सके। रूल करने की बात अलग रही, राज करने की बात तो अलग रही, यहाँ तक कि इन्फ्लुएंस भी ना कर सके, प्रेशर ना डाल सके। तो लोहिया ये भी कहते हैं इसके साथ हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहिए, प्लान्ड प्रोडक्शन चाहिए। लोहिया प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, प्लान्ड प्रोडक्शन के फेवर में थे, जो 5 ईयर प्लान चल रहा था यानी उसके फेवर में थे, इकोनॉमिक इक्वालिटी के फेवर में थे। लोहिया ये कहते थे कि प्राइवेट लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ आर्म्स, वेपन्स जो है जो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोहिया उस टाइम पर लिख रहे हैं जब कोल्ड वार भी चल रहा था, रशिया में, सोवियत यूनियन में और यूएसए में आर्म रेस चल रही थी, तो लोहिया वो चीज़ों को भी देख रहे थे। इसके साथ लोहिया ने कन्फ्लिक्ट भी देखे हैं अपनी लाइफ में, जो इंडिया चाइना वार होता है, इंडिया पाकिस्तान के वार होते हैं, तो उसमें लोहिया ने ये चीज़ को नोट किया है कि आर्म्स एंड वेपन्स की बढ़ोतरी जो है बढ़ती जा रही है, इसको भी रोकने की ज़रूरत है। रैदर दुनिया के लोगों को और इंडिया को भी सीखना होगा सत्याग्रह की टेक्निक को इस लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि वो टेक्निक नॉन वायलेंस की टेक्निक है, और नॉन वायलेंस की टेक्निक से भी हम बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीत सकते हैं, फाइट जीत सकते हैं। इसके बाद लोहिया इंग्लिश को लेकर काफ़ी क्रिटिकल कमेंट्री करते हैं, और ये भी डिमांड करते हैं कि इंडिया में इंग्लिश को बैन करना चाहिए। एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट लीडर थे लोहिया, जो इंग्लिश को बैन करने की डिमांड को लेकर तब काफ़ी लीड कर रहे थे। वो कहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया की कभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी इंडिया के दस्तावेज में जो इंग्लिश लिखी जाती है और जो कम्युनिकेशन में, वार्तालाप में इंग्लिश का यूज़ किया जाता है, वो ठीक नहीं है। इसलिए नहीं कि उनको इंग्लिश से किसी तरह की नफ़रत थी और वो समझते थे कि हिंदी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से सुपीरियर है, नहीं, इसका रीज़न और कोई था। लोहिया कहते थे इंग्लिश लैंग्वेज सप्रेस कर रही है उन लोगों को जो विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, और वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, अपनी मदर टंग में जब बात करते हैं तो उन्हें अनपढ़ और गंवार समझा जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एक इनइक्वालिटी का व्हीकल बन चुका है इंडिया में, ये असमानता क्रिएट कर रहा है, ये भेदभाव क्रिएट कर रही है। डिस्पाइट इसके कि लोहिया इंग्लिश लैंग्वेज के अगेंस्ट थे, उसको बैन कराना चाहते थे, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि हिंदी के साथ साथ लोहिया फॉरेन लैंग्वेज में काफ़ी एक्सपर्ट थे, जर्मन और इंग्लिश वो फ्लुएंटली बोल लेते थे।
और लोहिया इसके साथ ये भी समझाते हैं कि डेमोक्रेसी लोगों के दिलों में जगह नहीं ले सकती अगर हम हिंदी भाषा का इस्तेमाल ना करें। किसमें ना इस्तेमाल करें? ऑफिशियल लैंग्वेज में। जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम में कार्य करते हैं, हिंदी भाषा का उसमें इस्तेमाल ज़रूर हो। अब एक सवाल आता है, क्या लोहिया फादर ऑफ एंटी कांग्रेसिज्म थे? लोहिया फादर ऑफ एंटी कांग्रेसिज्म थे या नहीं, उसके बारे में योगेंद्र यादव लिखते हैं कि कांग्रेस को अपोज करना उनका कोई धर्म नहीं था, कि हर बार कांग्रेस को हर तरीके से अपोज किया जाए। लोहिया मानते थे कि ये एक टेम्परेरी शिफ्ट है उनकी पॉलिटिक्स में, जिनसे वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिव दे रहे हैं लोगों को कि कांग्रेस के अलावा भी पार्टीज़ कैसे इंडिया में इमर्ज हो रही है। यहाँ तक कि 1947 में जब कुछ सोशलिस्ट लीडर कांग्रेस को छोड़ते हैं तो लोहिया उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमें कांग्रेस को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस के साथ रहकर ही हम इंडिया की बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। और लोहिया 1950s में जो लोग जो लीडर और ख़ास करके सोशलिस्ट लीडर पॉलिटिक्स ऑफ अलायंसेस या कोलिशन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्हें मना करते हैं कि ऐसी हमें पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1962 के बाद ही लोहिया इस चीज़ पे चर्चा करते हैं और विचार करते हैं कि इंडिया में जो है कोलिशन पॉलिटिक्स होनी चाहिए। वो स्मॉल पार्टीज़ जो कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं जीत पा रही है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है, क्योंकि लोहिया मानते थे इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है वो काफ़ी अनफेयर है और हमें जो है इसकी वजह से जीत नहीं मिल रही। हमने लोहिया की बायोग्राफी में भी देखा कि पार्लियामेंट में एंट्री मिलनी लोहिया के लिए कितनी मुश्किल हो रही थी, कितनी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं, फिर मर्ज कर रहे हैं। तो लोहिया ने उस चीज़ से सीखा कि कोलिशन पॉलिटिक्स जो है इंडिया के लिए उस टाइम के लिए ज़रूरी है, जो एक टेम्परेरी टैक्टिक्स रही है। लोहिया ये भी कन्विंस थे कि वन पार्टी रूल जो है इंडिया में काफ़ी डेंजर इम्पोज कर सकता है। मतलब इतना डेंजर इम्पोज एक कम्युनल पार्टी नहीं कर सकती, जो जनसंघ उस टाइम की पार्टी थी, जितना एक वन पार्टी जो है डेंजर इम्पोज कर सकती है डेमोक्रेसी को। कोई एक पार्टी जिसको पूरा कंट्रोल मिल जाए सिस्टम का और बार बार वही जीतती रहती है, तो वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाती है। लोहिया ये मानते थे। अब हम ये समझेंगे कि लोहिया के वो 3 कौन से पाप थे जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये जोगिंदर यादव ने अपने EPW यानी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो जर्नल है उसमें ऑन रिमेंबरिंग लोहिया जिसका टाइटल है, वहाँ लिखते हैं कि लोहिया ने 3 पाप ऐसे किए हैं जिसके लिए उन्हें प्राइस पे करना पड़ा है अपनी पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से उन्हें राजनीति में घाटा पड़ा है। वो क्या थे? पहला ये है कि जब नेहरू इंडिया में एक गॉड लाइक फिगर थे, उसको रिपीटेडली अटैक कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उनकी पॉलिसी को, उनकी पॉलिटिक्स को वो लोगों के सामने लेकर आ रहे थे कि उसमें क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या गलतियां हैं। तो लोहिया तब कर रहे हैं जब लोगों के लिए नेहरू भगवान थे। और इसके साथ लोहिया इंग्लिश लैंग्वेज के लेकर जो कैंपेन चला रहे थे, तो वो लोगों को समझ नहीं आ रहा था। लोहिया पब्लिकली इंग्लिश लैंग्वेज को बैन करने की बातें करते थे और इंग्लिश लैंग्वेज तब दिल्ली में पार्लियामेंट में बड़े बड़े जो लॉयर हैं, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो पार्लियामेंट में जाते हैं, जब ब्यूरोक्रेसी है, वो उनको इंग्लिश लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो इंग्लिश इजीली बोल सकते थे। लेकिन लोहिया यहाँ पर रूरल पीपल जो गांव से आते थे उनका साथ दे रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ? एक तो अपर कास्ट डोमिनेशन के अगेंस्ट है, ठीक है, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। वही अपर कास्ट जो अपर क्लास में हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलती है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के भी अगेंस्ट है। लोहिया यहाँ पर रिजर्वेशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अफर्मेटिव एक्शन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोहिया की ये जो 3 पाप हैं, ये जो 3 सिंस है, इसके लिए उन्हें प्राइस पे करना पड़ा अपनी पॉलिटिक्स में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो में मैंने सोर्सेज को यूज़ किया है उसकी लिस्ट आपके सामने है। थैंक यू।